हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड दोस्तों मैं आप सबको सीए फाउंडेशन का इकोनॉमिक्स एंड बीसी के सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड दोस्तों आज का ये जो सेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज फॉर सीए फाउंडेशन जून 2023। दोस्तों बीबीटी का मतलब है बाहुबली टीम। यस, तो हमारी जो अनअकैडमी की बाहुबली टीम है वो आपके लिए फास्ट ट्रैक सीरीज लेकर आए हैं। इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 5 हम कवर करने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। सीरीज ऑफ लेक्चर्स आएंगे एंड मैं बता दूं, अगर आपने इकोनॉमिक्स का कोई भी चैप्टर पहले नहीं पढ़ा है फिर भी आप इन लेक्चर से हमारे इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं। सो इस वीडियो को जरूर पूरा देखें। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप सबको जरूर बता दूं कि सीए फाउंडेशन दिसंबर 2022 का रिजल्ट एकदम ही जबरदस्त आया था। इसमें जो है हरीद भाटिया, इनको 97 मार्क्स आए हैं इकोनॉमिक्स बीसीके के। ये सब्जेक्ट टॉपर है इंडिया में। इनसे ज्यादा मार्क्स मुझे कहीं भी नहीं दिखे किसी स्टूडेंट के दिसंबर 22 एग्जाम में। ऑब्वियसली इसके पहले चिन्मय फाटक करके थे जिनको जून 2022 में 98 मार्क्स आए थे, वो उन्होंने भी मुझसे ही पढ़ा था। एंड हरीद भाटिया ने मुझसे पढ़ा है दिसंबर 22 में। एंड अनअकैडमी प्लस के जो टॉपर है परनीत कौर, इनको 94 मार्क्स है इकोनॉमिक्स बीसीके में। इन्होंने भी मुझसे ही इकोनॉमिक्स बीसीके कवर किया था। एंड ये सारे स्टूडेंट्स को इतने मार्क्स आए हैं जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे कवर किया है। इनके अलावा और भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने शायद कुछ इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स, कुछ बीसीके के चैप्टर्स मुझसे किए होंगे। यहां पे मैंने उन्हीं स्टूडेंट्स का नाम लिया है जिन्होंने पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स बीसीके मुझसे पढ़ा है। एंड अब मैं चाहता हूं कि इससे भी जबरदस्त रिजल्ट हमारे जून 2023 एग्जाम में आए। राइट, सो आप क्या कर सकते हैं, हमारे अनअकैडमी प्लस पर भी मंजिल 2.0 बैच चल रहा है। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं हमारे अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म पे। इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स सीए फाउंडेशन के मिल रहे हैं। डिटेल में क्लासेस यहाँ पे चल रही है, ये इसका शेड्यूल है। एंड अगर आप चाहते हैं कि सर हमको सिर्फ आपका इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का कोर्स चाहिए, तो दोस्तों ये रहा सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन अब अनअकैडमी में आया है। सीए फाउंडेशन कोर्स में आप एमवी सर कोड अगर यूज करते हैं तो आपको ये वाला कोर्स अभी 2499 का है। इसमें और डिस्काउंट्स मिल जाएगा अगर आप एमवी सर कोड यूज करते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त। राइट, सो यू कैन सब्सक्राइब टू दिस कोर्स विच इज, जिसमें इस कोर्स में आपको सिर्फ मेरा इकोनॉमिक्स बीसीके मिलेगा। अगर आप एमबी सर कोड को यूज करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो जरूर देखें, ये रिकॉर्डेड बैच आपको मिल सकती है। तो आप अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। प्लस में एंड आइकॉनिक में आपको फुल एक्सेस मिलता है। इसके लिए आपको सिर्फ इसका अलग से लेना पड़ता है। इसकी लिंक पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगा। लेकिन अगर आपको हमारी फुल बैचेस ज्वाइन करनी है तो प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लीजिए। प्लस में आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विजेस मिलेंगे। एंड आइकॉनिक में आपको प्लस के साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे 1-to-1 लाइव मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। तो आप एमवी सा कोड यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। ये जो फ्री सेशंस ले रहा हूं इसकी लिंक आपको इस यहां पे आपको मिल जाएंगी। यहां पे इस लिंक पे जाना, सीए फाउंडेशन के टैब में जाना, वहां पे आपको हमारे ये क्लासेस जो फ्री क्लासेस यूट्यूब पे ले रहा हूं उसके लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आप एमवी सा कोड यूज कर सकते हैं फॉर एनी सब्सक्रिप्शंस। चलिए यार, क्लास को स्टार्ट करते हैं। है ना, टफ वाले स्टेज पे हम पहुंच चुके थे, है ना, टफ वाले स्टेज में हम पहुंच चुके थे। एक बार क्विकली मैं हल्का सा बस आपको रिवीजन करवा रहा हूं, ध्यान देंगे, हल्का सा बस रिवीजन करवा रहा हूं। आ जाइए इधर, देखो बिजनेस साइकिल में क्या होते हैं टोटल, बिजनेस साइकिल में टोटल क्या होते हैं बेटा बताइए। 4 स्टेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल्स में। ये 4 स्टेजेस है, 4 फेजेस होते हैं। एक्सपांशन, पीक, कॉन्ट्रैक्शन, ट्रफ, है ना। तो जब हमने बोला कि जब हमारे कंट्री में, हमारे कंट्री की जीडीपी की वैल्यू बढ़ते रहती है, तो हम बोलते हैं कि हम एक्सपांशन स्टेज में है। फिर एक पॉइंट के बाद जाके वो क्या, जो आपका ग्रोथ था, डिमांड का ग्रोथ था, जीडीपी का ग्रोथ था, वो एक पॉइंट पे आके स्टेबलाइज हो जाता है। वो आता है पीक स्टेज, जिसको हम टॉप या हाईएस्ट पॉइंट भी बोलते हैं बिजनेस साइकिल का। फिर रिवर्स डायरेक्शन में आपकी जीडीपी जाती है, गिरती है जीडीपी, है ना, तो उस स्टेज को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन स्टेज। इसमें मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन स्टेज दो क्वार्टर या उससे ज्यादा समय तक, है ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज चलते रहता है, तब हम बोलते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी रिसेशन में आ चुकी है। ठीक है ना। उसके बाद जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारे कंट्री की जीडीपी आजीवन गिरते रहेंगी नहीं,
कभी ना कभी वापस से क्या बताइए, कभी ना कभी आपका लोएस्ट पॉइंट टच होगा ट्रफ, और फिर वापस से रिकवरी आएंगी ही आएंगी, और हमारी इकोनॉमी में वापस से क्या बताइए एक्सपांशन स्टेज आएगा। हमने ये 4 स्टेजेस के बारे में पढ़ लिया है, हमें अब पढ़ना है रिकवरी के बारे में कि इकोनॉमी में रिकवरी कैसे होती है ना, ये हमें पढ़ना है। आ जाइए, है ना, ये हमें पढ़ना है कि अब फाइनली सर, है ना, बहुत ही बुरा समय चल रहा था, हम ट्रफ वाले स्टेज में थे, हम जब ट्रफ स्टेज में थे, डिप्रेशन स्टेज में थे, तो बहुत ज्यादा क्या बताइए बुरा समय इसमें चल रहा था, करेक्ट, बहुत बुरा समय इसमें चल रहा था। सीवियर कॉन्ट्रैक्शन जब होता है तब हम डिप्रेशन फेज में आ जाते हैं, यहाँ पे ग्रोथ रेट नेगेटिव हो जाती है ना, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, माउंटिंग अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ते जा रही है, लोगों के पास बहुत ज्यादा कम इनकम बची है ना। टिपिकल डिप्रेशन, टिपिकल फीचर ऑफ डिप्रेशन इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स, बैंक वाले इंटरेस्ट रेट्स को कम से कम इंटरेस्ट पे लोन बांट रहे हैं, है ना। तो फिर क्या बताइए, फिर भी लोग जो हैं बैंक में लोन लेने जा ही नहीं रहे, बोलेंगे लोन लेके करेंगे क्या, हमारा बिजनेस चल ही नहीं रहा है। तो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है पूरा गिरा हुआ है ना, और बैंकिंग या फाइनेंशियल क्राइसिस आने की भी पूरी पूरी संभावना आ चुकी है ना। फिर कैपिटल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री ज्यादा सफर होती है इस समय पे, इसमें एक्सेस कैपेसिटी देखने को मिलता है। मैंने कल बताया था आपको कि हमने समझो फैक्ट्री 1000 यूनिट बनाने के लिए बनाई थी, पर डिमांड ही नहीं है, तो हम हमारे फैक्ट्री को फुल्ली यूटिलाइज कर ही नहीं पा रहे, तो एक्सेस कैपेसिटी क्रिएट हो जाती है ना, कहां पे, कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स इंडस्ट्री के अंदर। ऐसा अब ये ट्रफ स्टेज के बाद वापस से एक्सपांशन स्टेज आना है, तो एक्सपांशन स्टेज आएगा कैसे वापस, क्योंकि हमने बोला कि ये जो साइकिल है तो चलते जाएगा, बिजनेस साइकिल चलती जाएगा, तो ट्रफ के बाद अब वापस एक्सपांशन तो आना ही है। अब वो आएगा कैसे, सवाल ये है ना। हाँ, तो अब ये आएगा कैसे, ये सवाल है, अब ध्यान दीजिए, आइए ध्यान देंगे, आइए देखेंगे। तो बोलते हैं रिकवरी कैसे होंगी इकोनॉमी में, तो रिकवरी कोई फेज नहीं है, रिकवरी जो है ना ये कोई फेज नहीं है बिजनेस साइकिल का। ट्रफ स्टेज से या ट्रफ वाले फेज से जब हम एक्सपांशन में जाते हैं ना, तो उसको जाने को हम बोलते हैं कि अब हमारी इकोनॉमी रिकवर कर रही है, ऐसा। तो रिकवरी कोई स्टेज का नाम नहीं है, वो उस प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू ट्रफ स्टेज से हम एक्सपांशन स्टेज में पहुंचते हैं। अच्छा चलिए पढ़ेंगे, ध्यान से आ रही है। बोलते हैं रिकवरी कैसे होंगी, ध्यान दीजिए। बोलते हैं इकोनॉमी कैन नॉट कंटिन्यू टू कॉन्ट्रैक्ट एंडलेसली, अगर इकोनॉमी की जीडीपी कभी गिरना चालू हुई तो क्या आजीवन गिरते रहेंगी, नहीं, कभी ना कभी तो उस पर एंड आना ही है। तो बोलते हैं ट्रफ स्टेज लास्ट फॉर सम टाइम एंड मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। ये एमसीक्यू आता है कि ट्रफ स्टेज जो है ना, जब ट्रफ स्टेज एंड होता है, जब ट्रफ का स्टेज एंड होता है तो इट मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म, मतलब नेगेटिव थिंकिंग जो लोग कर रहे थे कि फ्यूचर में सब बुरा ही होगा, इट मार्क्स द एंड ऑफ पेसिमिज्म एंड बिगिनिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म। अब धीरे धीरे लोग वापस से पॉजिटिव होना चालू होते हैं इकोनॉमी में, ऐसा। ये एमसीक्यू आ सकता है, आया नहीं अभी तक, आने की संभावना है। तो क्या लिखा है, ध्यान देंगे। बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिवर्सल, बोलते हैं इकोनॉमी में रिकवरी कैसे होगी, रिवर्सल कैसे आएगा, अभी हम ट्रफ स्टेज में हैं, हम एक्सपांशन स्टेज में कैसे जाएंगे। तो द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल स्टार्ट्स फ्रॉम द लेबर मार्केट। देखो क्या लिखा, इट बोलते हैं इट इज इनिशियली फेल्ट इन द लेबर मार्केट। बोलते हैं जो लेबरर्स थे उनकी तो जॉब चली गई, अब इतने समय से घर पे पड़े हैं, कोई जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, तो अब जो ये लेबरर्स है ना, ये बोलते हैं, वो मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं यार जो भी जॉब है ना बस हमको जॉब दे दो, चलेगा, हम पहले 10,000 रुपये पर महीने में काम करते थे, आप हमें 4,000 रुपये दे दो महीने का, पर हमको काम दे दो, इतने महीने से बैठे हुए हैं। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। लोगों के अब ऐसी मेंटालिटी हो जाएंगे कि इतने महीनों से हम पड़े हैं घर पे, पैसा जो था सेविंग पूरी खत्म हो गई, अब कुछ तो पैसा चाहिए। चलो ठीक है, पहले जो रेट पे काम करते थे ना उससे कम रेट में काम करेंगे, पर जॉब पे रख लो, कुछ तो काम हो जाए, कुछ तो पैसा कमा ले। तो लेबर मार्केट में इनिशियली रिवर्सल देखने को मिलता है। बोलते हैं परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट, परवेजिव मतलब क्या, हर एक टाइप के सेक्टर में बेरोजगारी है, हर एक टाइप के सेक्टर में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, जॉब्स है ही नहीं। तो परवेजिव अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फोर्स हो जाते हैं वर्कर्स, इट फोर्सेस द वर्कर्स टू एक्सेप्ट लोअर वेजेस। तो अब जो वर्कर्स है ना, जो एम्प्लॉइज है, जो लेबरर्स है, वो अब कम वेजेस में काम करने को रेडी हो जाते हैं। अब प्रोड्यूसर्स जो है, जो प्रोडक्शन कर रहे थे, मैन्युफैक्चरर्स थे, जो फर्म वाले थे, वो अब धीरे धीरे सोचेंगे अरे वाह,
पहले जो लेबर 10,000 रुपये पर महीने में काम कर रहा था, अब वो 4,000 में काम करने को रेडी है। तो अब प्रोड्यूसर को ऐसा लगता कि ऐसे तो धीरे धीरे करके इनपुट भी मुझे सस्ता मिल सकता है, और क्योंकि इनपुट की प्राइसेस गिरना चालू हो गई थी वैसे भी, याद आ रहा है ना, कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में इनपुट्स की प्राइसेस गिरना चालू हो गई थी। वहां पे हमको सप्लायर बोल रहे थे अरे इनपुट लेके जाओ ना, इनपुट लेके जाओ ना। हमने बोला हमको प्रोडक्शन अभी करना ही नहीं है, हम काय को इनपुट ले। तो ये इनपुट की प्राइसेस और गिरा रहे थे, तो लेबरर के वेजेस भी कम हो रहे हैं, इनपुट्स जो हमें लगेंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए उसकी भी प्राइसेस गिरते जा रही है मार्केट में। तो प्रोड्यूसर्स अब सोचना चालू करते हैं चलो यार एक बार वापस से बिजनेस चालू कर ही देते हैं और अब तो पहले के मुकाबले और सस्ते में बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि खर्चे कम करने पड़ेंगे, इनपुट सस्ते में आ रहा, लेबरर्स कम रेट में काम करने को रेडी है। तो प्रोड्यूसर्स एंटिसिपेट लोअर कॉस्ट एंड बेटर बिजनेस एनवायरमेंट। इनको लगता है कि यार देखो अब तो हद हो गई, देखो ऐसा भी कभी नहीं होगा ना कि लोगों को कोई चीज चाहिए लगेंगी ही नहीं जिंदगी में, धीरे धीरे तो चीजें वापस खरीदनी पड़ेंगी ना। हाँ, तो बोलते हैं कि अब धीरे धीरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो एंटिसिपेट क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि कॉस्ट तो अब हमको कम लगेगा प्रोडक्शन का, और साथ ही साथ धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो करेगा, हम चालू तो करते हैं। तो स्लोली स्लोली बिजनेस कॉन्फिडेंस टेक्स ऑफ एंड द फर्म स्टार्ट टू इन्वेस्ट अगेन एंड बिल्ड स्टॉक। तो धीरे धीरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वापस से प्रोडक्शन करना चालू करते हैं, क्योंकि अब कम कॉस्ट में प्रोडक्शन हो पा रहा है। धीरे धीरे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे मशीनरीज वगैरह में, और धीरे धीरे प्रोडक्शन चालू करेंगे, अपने स्टॉक्स को बिल्डअप करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स रिक्वायर फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स, दस बैंक क्रेडिट इंक्रीजेस, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस। तो क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे ना अब क्या होता है ना, जब लोग घर पे खाली बैठे रहते हैं, अभी काम नहीं था ना कॉन्ट्रैक्शन तरफ में, घर पे खाली बैठे थे, तो अब धीरे धीरे ना क्या बताए लोगों का दिमाग चालू होता है, दिमाग चलना चालू होता है। बोलते हैं कि यार अब हम जो चीज कर रहे थे हम उसी चीज को और एडवांस तरीके से कैसे कर सकते हैं, कैसे हमारे मशीनरीज को और एडवांस बना सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे और एडवांस कर सकते हैं। तो लोगों का दिमाग चलना चालू होता है धीरे धीरे, क्या बताइए, इकोनॉमी में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की वजह से। क्योंकि अब लोग सोचते हैं ना कि जब महंगाई थी तब चीजें कुछ कुछ खरीद पा रहे थे, कुछ नहीं खरीद पा रहे थे, अब बहुत टाइम से महंगाई चल रही थी, तो लोग ये सोचते हैं कि हम सेम प्रोडक्ट्स को सस्ते में कैसे बना सकते हैं। तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स इस समय में होते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इसको देख के जो प्रोड्यूसर्स है बोलते हैं अच्छा टेक्नोलॉजी और एडवांस नई टेक्नोलॉजी आ गई है जो कम कॉस्ट में और प्रोडक्शन कर सकती है, तो वो क्या करेंगे, फ्रेश इन्वेस्टमेंट करेंगे। मतलब अब बैंक से लोन लेना चालू करेंगे, बोलेंगे यार हमको ना एक नया मशीनरी आया है, हमने प्रोडक्शन चालू किया वापस से, और तो नया टाइप का मशीनरी आया है वो खरीदना है, तो बैंक वाला थोड़ा सा लोन दे दो। धीरे धीरे बैंक से बैंक क्रेडिट बढ़ना चालू होता है, लोग अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चालू करते हैं, कैपिटल गुड्स खरीदना चालू करते हैं, है ना। 10 बैंक क्रेडिट इंक्रीजेस, फील आ रहा है कि नहीं, बैंक क्रेडिट इंक्रीजेस, है ना। अब हमने नया मशीनरी खरीदा तो प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और अब धीरे धीरे हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अब खुद थोड़ी ना करते बैठेंगे ओनर्स, तो और एम्प्लॉयज को बुलाएंगे और वर्कर्स को हायर करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट धीरे धीरे इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड, अब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों की इनकम बढ़ेगी, अब इनकम बढ़ेंगी तो अब लोग चीजें खरीदने जाएंगे मार्केट में। सो एग्रीगेट डिमांड विल पिक्स अप एंड प्राइसेस विल ग्रेजुअली राइज। प्राइसेस धीरे धीरे चीजों के बढ़ना चालू होंगी, क्योंकि डिमांड अब बढ़ रही है, डिमांड पहले पूरी गिर गई थी, अब डिमांड जब धीरे धीरे बढ़ेगी, है ना, देखो डिमांड जब धीरे धीरे बढ़ेगी तो क्या होगा, ये देखो इधर देखो, ये हमारा सप्लाई कर्व, ये डिमांड कर्व। तो डिमांड पहले बहुत कम थी, है ना, तो हमारा प्राइसेस बहुत कम आ रही थी मार्केट में। अब लोगों की जब इनकम बढ़ रही है तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वो अपनी डिमांड को बढ़ाएंगे, तो धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, धीरे धीरे सप्लाई भी बढ़ेगा, है ना, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ेगा मार्केट में, तो प्राइसेस पे अपवर्ड प्रेशर आता है। देखो डिमांड बढ़ेगा, धीरे धीरे सप्लाई में भी क्या आएगा, राइटवर्ड शिफ्ट आएगा। तो देखो क्या हो रहा है, पहले जो प्राइस चल रही थी मार्केट से उससे प्राइसेस बढ़ना चालू होंगे। क्या फील आया मैंने क्या बोला, बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा है वहां पे। तो धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ना चालू होंगी। तो डिमांड कर में राइटवर्ड शिफ्ट बताया, सप्लाई में भी तो राइटवर्ड शिफ्ट बताया, ठीक है ना। चलो आगे आएंगे वापस। तो धीरे धीरे प्राइसेस बढ़ना चालू होंगी, लोगों के प्रॉफिट्स बढ़ना चालू होंगे, सेल बढ़ना चालू होगा, और वापस से सेल बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, हम और प्रोडक्शन करेंगे,
और लोगों को हायर करेंगे, लोगों की इनकम बढ़ेंगी, वापस से डिमांड बढ़ाएंगे। अब धीरे धीरे डिमांड बढ़ना चालू होंगी और अब हम ट्रफ वाले स्टेज से एक्सपांशन के स्टेज में आ चुके हैं। खत्म, यही तो है। तो बोलते हैं प्राइस मैकेनिज्म एक्ट्स एज अ सेल्फ करेक्टिंग प्रोसेस इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी, है ना। तो अपने आप प्राइस मैकेनिज्म मतलब अपने आप डिमांड सप्लाई के फोर्सेस से, अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस से प्राइसेस बढ़ना चालू हुई और धीरे धीरे लोगों का जो फर्म्स उनका प्रॉफिट्स बढ़ाना चालू हुआ, उन्होंने और प्रोडक्शन बढ़ाया और लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया और इनकम बढ़ेगी और डिमांड बढ़ेगी, एक्सपांशन स्टेज आ जाएगा ऐसा। सो देखो क्या बोलता है, स्परिंग, है ना, स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉजेज रिकवरी ऑफ द इकोनॉमी, दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट, दिस एक्ट्स एज अ टर्निंग पॉइंट फ्रॉम डिप्रेशन टू एक्सपांशन। तो स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, मतलब इन्वेस्टमेंट्स का एकदम से बढ़ना। बेटा ये मजे की बात है, इकोनॉमिक्स के टीचर्स इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या बताते हैं कि बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट। अरे भाई साहब खतरनाक। स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां पे मतलब क्या है कि जब बिजनेस फर्म्स अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल गुड्स खरीदना चालू करेंगे ना, तो इस समय पे ज्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगे क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाना है। तो स्परिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा पैसा लगा रहे हैं बिजनेस में कैपिटल गुड्स खरीदने के लिए, जिससे कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट करना बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसके बढ़ने, स्परिंग मतलब इसका एकदम से बढ़ने के वजह से इकोनॉमी में रिकवरी आती है, ऐसा बोल रहे हैं। समझ रहे हो बात क्या बोल रहा हूं। चलिए बड़े आगे, नेक्स्ट आ जाइए। खत्म। अब बात करते हैं अगली, अब बात करते हैं अगली, आ जाओ। तो अब हमें बात करनी है किसकी बताइए, अब हमें बात करनी है इंडिकेटर्स की। ठीक है, इंडिकेटर्स ध्यान देंगे। चलो अब बात आती है अगली, इंडिकेटर्स ध्यान देंगे। चलिए तो बोलता है इंडिकेटर्स, बोलता है ये प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि अभी कुछ समय में किस प्रकार का हमारा बिजनेस साइकिल का स्टेज आने वाला है। ये प्रिडिक्ट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ऐसा बोला जा रहा है। बोलता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द टर्निंग पॉइंट्स ऑफ बिजनेस साइकिल। क्या हम पहले से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कब आएगा, हम पहले से बता सकते हैं कि एग्जैक्टली कब आएगा कॉन्ट्रैक्शन, कब आएगा एक्सपांशन, ऐसा प्रिडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। बट चूंकि हमें बिजनेस करना है तो हमें डिसीजन लेने पड़ते बहुत सारे, तो इसके लिए थोड़ी बहुत आइडिया लेना जरूरी है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो ये आइडियाज लेने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट को यूज करना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। बोलते हैं इंडिकेटर्स मतलब ऐसे संकेत होते हैं, इंडिकेटर्स मतलब ऐसे, इंडिकेटर्स मतलब क्या, इंडिकेटर्स मतलब ऐसे संकेत होते हैं जिन संकेतों को देख के हम बोल सकते हैं अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, मतलब फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्शन आएगा। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओ ये संकेत है कि फ्यूचर में एक्सपांशन आएगा। अच्छा ऐसा हो रहा है क्या, ओ मतलब पास्ट में कॉन्ट्रैक्शन आया होगा इसलिए अभी ऐसा हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं। तो ये कुछ संकेत होते हैं जिन संकेतों को देख के हम बोल सकते हैं कि पास्ट में या फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हुआ होगा और फ्यूचर में क्या होने वाला होगा, ये हम जान सकते हैं इंडिकेटर्स की मदद से। समझ पा रहे हो। तो इसमें पहला एमसीक्यू आता है, पहला एमसीक्यू आता है, प्लीज ध्यान देंगे कि इकोनॉमिस्ट, है ना, जनरल एमसीक्यू है वाला, प्लीज ध्यान देंगे। बोलता है इकोनॉमिस्ट यूजेस चेंजेस इन अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज टू मेजर द बिजनेस साइकिल एंड टू प्रिडिक्ट वेयर द इकोनॉमी इज हेडेड टुवर्ड्स, है ना। सो बोलते हैं इकोनॉमिस्ट जो है ना, ये अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज में चेंजेस को क्या करते हैं, है ना, यूज करते हैं क्या करने के लिए, प्रिडिक्ट करने के लिए कि इकोनॉमी कहां, इकोनॉमी में क्या हो सकता है आगे, ऐसा। तो इन संकेतों को हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स। याद रखेंगे ये, इस पे एमसीक्यू आते हैं एग्जैक्टली कि इसका मतलब क्या है। तो ये जनरल डेफिनेशन है किसकी बताइए, इंडिकेटर्स की, ठीक है ना। तो अब बोलते हैं 3 प्रकार के संकेत होते हैं, 3 प्रकार के संकेत होते हैं,
है ना, एक होता है लीडिंग इंडिकेटर, एक होता है लैगिंग इंडिकेटर और एक होता है को इंसिडेंटल इंडिकेटर। लीडिंग, लैगिंग एंड को इंसिडेंटल इंडिकेटर, ठीक है, ध्यान देंगे। आ जाओ, तो अभी क्या हो रहा है देखो, अभी इसमें हमने एक स्टोरी बनाई थी इंडिकेटर की, इसमें इंडिकेटर की स्टोरी बनी थी, ध्यान दीजिए। तो कौन है बताओ, ये है बेटा राजेश अंकल, ये कौन है, ये है राजेश अंकल, है ना, और ये कौन है, ये है सोनू और ये है सोनी, ठीक है ना। तो ये सोनू है, ये सोनी है, और ये कौन है, राजेश अंकल है। अब ना सोनू, सोनी और राजेश अंकल का जो घर है वो आस पास में होता है, ठीक है। सोनू, सोनी और राजेश अंकल का जो घर है वो आस पास में ही होता है, ठीक है ना। हाँ, तो एक बार मैं उनका घर भी ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आए, ठीक है ना। चलिए, सुनेंगे। तो ये क्या है, ये होता है राजेश अंकल का घर, ठीक है। ये होता है सोनू का घर, और इनके सामने ही, सामने वाले, और ये रोड है, ये रोड है, तो सामने वाले लाइन में होता है बेटा सोनी का घर, समझ रहे हो, सामने लाइन में होता है सोनी का घर, ठीक है। ऐसा, तो ये तीनों पड़ोसी एक दूसरे के, है ना, पड़ोसी है ना। और फिर ये रास्ता ऐसे करके, है ना, ये रास्ता जो है, ये रास्ता जो है ना ऐसा करके, इस प्रकार से रास्ता है, ठीक है ना। ये रास्ते का भी बहुत सिग्निफिकेंस है, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा ही रास्ता क्यों बनाया है, वो अभी आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। तो ऐसा रास्ता होता है, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि राजेश अंकल रिटायर्ड होते हैं, राजेश अंकल जो है ये रिटायर्ड होते हैं, तो ये क्या घर के बाहर ही बैठे रहते हैं, हमेशा घर के बाहर बैठे रहेंगे, हैं, या टेरेस पे जाके बैठे रहेंगे, ऐसे ही बैठे रहते हैं ना, क्योंकि अब रिटायर हो गए इसलिए। अच्छा, तो अभी जो है ना, ये ना इनका, ये हमेशा आजू बाजू में ऑब्जर्व करते रहते कि लोग क्या कर रहे हैं। तो ये हमेशा देखते कि सोनू और सोनी जो है ना, ये साथ में कॉलेज जाते हैं, सोनू और सोनी साथ, है ना, यहां से अकेले अकेले निकलेंगे, लेकिन यहां पे जाके दोनों, है ना, मिल जाते हैं, और अब साथ में दोनों जाते हैं कॉलेज, है ना, साथ में दोनों क्या जाते हैं बताइए, कॉलेज जाते हैं। तो कॉलेज जाते भी साथ में हैं, फिर वापस जब कॉलेज से आते हैं ना, तो यहाँ तक वो साथ में आएंगे, यहाँ तक साथ में आएंगे, फिर बाद में क्या करेंगे, यहाँ तक साथ में आएंगे, फिर बाद में जैसे ही ये गली आती है, तो अब सोनी अपने तरफ, सोनू अपने तरफ, ये समझ पा रहे हो। तो ये जो है ना, हाँ, तो राजेश अंकल जो है ना ये ऑब्जर्व करते रहते हैं, और इस चीज को ऑब्जर्व करके राजेश अंकल को ऐसा संकेत मिलता है कि अगर ये ऐसी चीजें कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर में जरूर, है ना, ये दोनों शादी करने वाले होंगे। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं ठीक है, तो क्या बताइए, तो राजेश अंकल को भी संकेत मिल रहा है कि फ्यूचर में कुछ तो भी होने वाला है, तो समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। हमें अभी ऐसा संकेत मिला कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लीडिंग इंडिकेटर। हमें अभी ऐसा कोई संकेत मिला कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, इसे बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर। तो चलिए पढ़ेंगे एक बार। बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर क्या बताता है आपको, ये बताता है कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ऐसे संकेत देखने को मिलते हैं आपको जो ये प्रूफ करके, मतलब जिससे आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि कुछ तो भी फ्यूचर में होने वाला है, उसे लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। तो इनका साथ में आना, साथ में जाना क्या है, लीडिंग इंडिकेटर है कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है। करेक्ट, आगे चलिए, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगली बात देखेंगे। फिर क्या होता है ना, फिर एक दिन जो है, आ जाइए, फिर एक दिन देखो क्या होता है, ये अभी स्टोरी खत्म, अभी अगला अगला सीन, ठीक है ना, ये वाली स्टोरी खत्म, अगला, ठीक है ना, अगला। अब क्या होता है, कुछ दिनों बाद जो है ना, राजेश अंकल ने खाना वाना खा लिया रहता है, तो वो जाके टेरेस में अब टहल रहे होते हैं, राजेश अंकल टेरेस में टहल रहे हैं, ठीक है। हाँ,
राजेश अंकल क्या कर रहे हैं, टेरेस में टहल रहे हैं। तो ये यहाँ पे देखते हैं कि सोनू भी अपने टेरेस में खड़ा है और सोनी भी अपने टेरेस में खड़ी है ना। हाँ। और यहाँ पे होता है बेटा चांद, देखो चांद आया, चांद नजर आया। तो यहाँ पे क्या होता है बताओ, यहाँ पे होता है चांद। ओके हाँ, अपन चांद बना रहे हैं, तो यहाँ पे चांद होता है, ठीक है। तो सोनी क्या करती है, सोनी क्या करती है, सोनी जो है ना, सोनी जो है ना बेटा, इसके हाथ में होते हैं वो छलनी, वो छलनी रहती है ना, छलनी रहती है हाथ में। ये सोनी उस छलनी से पहले इसको देखती है चांद को, फिर इसको देखती है, फिर चांद को देखती है, फिर सोनू को देखती है, चांद को देखती है, सोनू को देखती है। और ये सारी चीजें राजेश अंकल देख रहे हैं, ये सारी चीजें राजेश अंकल देख रहे हैं। समझ रहे हो बात को। हाँ, मतलब कि अब राजेश अंकल को पता चल जाता है, ये संकेत है, इससे ऐसा पता चल गया, अच्छा इसने इसके लिए करवा चौथ का व्रत रखा है। अरे 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 भाई साहब, मतलब कि कुछ ऑलरेडी चालू हो चुका है। अब समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, ऐसा। तो आइए, तो इसे बोलते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। जब ऐसा कोई हमें संकेत मिले जो ये बताता है कि करंटली क्या चल रहा है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। आइए, तो इसका और एक नाम होता है कॉन्करेंट इंडिकेटर। ध्यान देंगे, तो समथिंग इज हैपनिंग करंटली। जब किसी संकेत को देख के हमें यह पता चले कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, इसे बोलते हैं कोइंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर। समझ में आ गई बात है। हाँ बेटा, ये दोनों बड़े हैं, है ना, ये दोनों कॉलेज मतलब मास्टर्स का डिग्री कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक है ना, तो सोनू जो है वो 24 साल का है और सोनी 23 साल के है, ठीक है ना। तो हम बाल का कुछ नहीं बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे, है ना। हाँ, दोनों बड़े हैं और शादी करने लायक है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट। बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है ना, तो डिस्क्लेमर मैंने बता दिया है, ये दोनों बच्चे नहीं बेटा, शादी करने लायक है दोनों, ठीक है। आगे नेक्स्ट, आगे अगली बात देखेंगे। अब कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद जो है ना कि सोनू जो है ना, सोनू वो सोनी के साथ, सोनू जो है सोनी के साथ आ जाता है राजेश अंकल के घर पे, ठीक है ना। सोनू जो है वो, सोनू जो है क्या बताइए, सोनू जो है वो सोनी के साथ डायरेक्ट राजेश अंकल के घर आ जाता है। इसलिए राजेश अंकल का ऐसा फोटो है, इनको टेंशन आ जाता है कि अरे यार अब क्या हो गया, इन्होंने देख तो नहीं लिया, इन्होंने देख तो नहीं लिया कि मैं इनको देख रहा था करवा चौथ के दिन, है। इनको टेंशन आ जाता है, समझ लो। और फिर क्या होता है बताइए। हाँ, फिर क्या होता है कि जो सोनू है ना, वो फाइनली क्या देता है, अपने शादी का है कार्ड देने आता है। किसको, राजेश अंकल को। सोनू वेट सोनी, अब वेडिंग ऑफ लाइफ टाइम। अब जैसे ही राजेश अंकल को ये मिलता है वेडिंग कार्ड, अब राजेश अंकल को ये पक्का हो जाता है ना, मतलब अब ये कंफर्म हो जाता है राजेश अंकल को कि इनका जो शक था पहले, वो सच था, सच में कुछ चल रहा था, इसलिए तब शादी कर रहे हैं। तो जब हमें ऐसा कोई संकेत मिलता है जो हमारे पास्ट के किसी चीज को कंफर्म करके बताता है, इसे बोलते हैं लैगिंग इंडिकेटर। क्या बोलते हैं, लैगिंग इंडिकेटर। तो समथिंग मस्ट हैव हैपेंड इन द पास्ट, ये होता है लैगिंग इंडिकेटर। क्या बात समझ में आगे बताइए फास्ट जल्दी से। तो लीडिंग इंडिकेटर क्या था, हाँ, तो लीडिंग इंडिकेटर क्या था कि हमें अभी संकेत मिला कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर। कॉन्करेंट क्या था कि करंटली जो चीज चल रही है उसके बारे में जानकारी हमको मिल रही है, कॉन्करेंट या कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर क्या है कि अभी हमें ऐसा संकेत मिला कि पास्ट में क्या हो रहा था ना, वो चीज कंफर्म हो गई, लैगिंग इंडिकेटर। यस नो, बड़े आगे, वेरी गुड। अब आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आ जाओ। तो अब यहां पे बात करेंगे, तो इंडिकेटर क्या है वो मैंने आपको बता दिया। आज यहां पे देखेंगे, सबसे पहले बात करेंगे लीडिंग इंडिकेटर। चलिए देखेंगे फास्ट। तो बोलता है इंडिकेटर्स दैट चेंजेस बिफोर और प्रायर टू इकोनॉमी स्टार्ट्स टू फॉलो अ ट्रेंड, या
फॉलोज अ पर्टिकुलर पैटर्न। इकोनॉमी में कुछ होने के पहले हमें संकेत मिल गया, लीडिंग इंडिकेटर। तो ऐसा इंडिकेटर जो इकोनॉमी में कुछ होने के पहले हमें संकेत दे जाए उसे लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल में ये वाले याद रखेंगे, वैल्यू ऑफ न्यू ऑर्डर्स फॉर कंज्यूमर गुड्स। हमारे कंट्री में कंज्यूमर गुड्स दनादन दनादन खरीद रहे हैं लोग, ऐसे कैसे? अच्छा, उनकी इनकम बढ़ रही होंगी, मतलब फ्यूचर में एक्सपांशन स्टेज आने वाला होगा, समझ लो। अभी संकेत मिला फ्यूचर में क्या होने वाला है, न्यू ऑर्डर्स फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट। हमारे कंट्री में जो ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोड्यूसर्स हैं, वो नए मशीनरीज खरीद रहे हैं। अच्छा, अभी अगर नया मशीनरी खरीदेंगे तो इसको यूज करके प्रोडक्शन फ्यूचर में ही तो बढ़ेगा, मतलब फ्यूचर में एक्सपांशन आने वाला होगा, समझ रहे हो। बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस, बिल्डिंग परमिट्स फॉर प्राइवेट हाउसेस मतलब कि लोग अपने घर बनाने के लिए गवर्नमेंट से परमिट्स ले रहे हैं, तो आपको परमिशंस वगैरह लेनी पड़ती है ना, आपकी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वगैरह से जो भी रहती है वो सब लेना पड़ता है कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनाने के लिए। तो ज्यादा लोग बिल्डिंग परमिट्स ले रहे हैं अपने घर बनाने के लिए। अच्छा, बोले इनकी इनकम बढ़ रही है और आगे भी बढ़ने वाली होंगी, तभी अभी इतना खर्चा कर रहे हैं, आगे एक्सपांशन आने वाला होगा, समझ लो। डिलेड डिलीवरीज है ना, तो हम जो है जैसे अभी क्या बताए, दिवाली सीजन में भी हो रहा था अभी डिलेड डिलीवरीज है ना। आप कोई भी चीज मंगाए बहुत लेट पहुंच रही थी, जैसे मुझे बुक्स पहुंचाना था लोगों को, तो मैंने ना एक कुरियर कंपनी से काम नहीं करवाया, क्योंकि कुरियर कंपनी हमें बोल रही थी कि अगर आप अभी करोगे तो आपका बुक्स वगैरह ना लेट पहुंचेगा बच्चों को। क्यों? क्योंकि अभी उनको ऑलरेडी अमेजॉन फ्लिपकार्ट से इतने ऑर्डर्स पेंडिंग है, दनादन दनादन लोगों ने खर्चा किया है ना, और चीजें खरीदी है ऑनलाइन, तो इसके वजह से डिलीवरीज बहुत लेट हो रही है। और ये कब होता है? जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स लिए जाते हैं, जब बहुत ज्यादा ऑर्डर्स कर रहे हैं लोग। कब करेंगे? जब लोगों की इनकम बढ़ रही होंगी, फ्यूचर में भी इनकम बढ़ने वाली होंगी, तो एक्सपांशन स्टेज में जनरली ऐसा होता है, ठीक है ना। तो क्या है? लीडिंग इंडिकेटर। तो हमें पहले ही इकोनॉमी में कुछ होने के पहले, उसके प्रायर, उसके पहले हमें संकेत मिल गया कि कुछ होने वाला है, लीडिंग इंडिकेटर। अच्छा, पर बेटा ये कोई ऐसा फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी नहीं है। अगर समझो प्लांट एंड इक्विपमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है या डिलीवरीज डिलेड हो रही है, इसका यह मतलब नहीं कि जरूर एक्सपांशन आएगा ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि लीडिंग इंडिकेटर से आपने जो प्रिडिक्शन किया वो एक्चुअल में हो ही नहीं। तो सर फिर क्यों कर रहे हैं? बेटा फ्यूचर को तो एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कोई कर ही नहीं सकता, तो सर फिर हम ये यूज ही क्यों कर रहे हैं? तो इसके लिए मैंने आपको पहले समझाया था कि अंधेरे में तीर मारने से अच्छा है कि टॉर्च चालू करके तीर मारो, कुछ तो दिखेगा। तो अंधाधुंध डिसीजन लेने से अच्छा है कि कुछ इंडिकेटर्स की मदद ले लो और देखो क्या हो सकता है फ्यूचर में, उसके हिसाब से डिसीजन लो, तो थोड़ी बेहतर डिसीजन मेकिंग हो पाएंगी। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? चलिए बढ़े आगे, बड़ा आगे बताओ फास्ट जल्दी से। बढ़े आगे, नेक्स्ट, वेरी गुड। आगे देखेंगे अगला, नेक्स्ट है बेटा लैगिंग इंडिकेटर, ध्यान देंगे। तो लैगिंग इंडिकेटर क्या बताता है? हमारे इकोनॉमी के पास्ट हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को बताता है कि पास्ट में क्या हुआ होगा। तो इकोनॉमी में जब कुछ हो जाता है उसके बाद संकेत मिला कि क्या हुआ होगा, लैगिंग इंडिकेटर। तो लैगिंग इंडिकेटर रिफ्लेक्ट्स इकोनॉमीज हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस and they are observable only after an economic trend has already occurred। तो कुछ होने के बाद संकेत मिला, लैगिंग इंडिकेटर। इकोनॉमी में कुछ होने के पहले मिला संकेत, लीडिंग इंडिकेटर। फील आ रहा है? वापस से प्लीज बताइए फास्ट। इकोनॉमी में कुछ होने के बाद हमें मिला संकेत, लैगिंग इंडिकेटर। इकोनॉमी में कुछ होने मतलब क्या? इकोनॉमी में एक्सपांशन या कॉन्ट्रैक्शन होने के पहले हमें मिल गया संकेत, लीडिंग इंडिकेटर। समझ रहे हो? मैंने 2-3 बार बोल दिया, ठीक है। आगे लैगिंग इंडिकेटर। अब देखो क्या बोलता है, बोलता है लीडिंग इंडिकेटर से हमें यह पता चलता है कि कौन सा स्टेज आने वाला है। मतलब कि लीडिंग इंडिकेटर किसी स्टेज के ऑनसेट के बारे में बताता है।
किसी स्टेज के स्टार्ट के बारे में बताता है। वापस से लीडिंग इंडिकेटर जो है वो बिजनेस साइकिल के कोई स्टेज के ऑनसेट स्टार्ट होने के बारे में बताता है कि समझो एक्सपांशन स्टेज कब चालू होगा, ये बताता है लीडिंग इंडिकेटर। कॉन्ट्रैक्शन स्टेज कब चालू होगा उसके ऑनसेट के बारे में बताता है लीडिंग इंडिकेटर। और जो लैगिंग इंडिकेटर होता है वो कंफर्म करके बताता है कि आपने जो पास्ट में सोचा था वो सच में हुआ कि नहीं। तो लैगिंग इंडिकेटर कंफर्म करके बताता है कि पास्ट में क्या हुआ था उसे कंफर्म करके बताता है। तो लीडिंग इंडिकेटर ऑनसेट बताता है बिजनेस साइकिल का, लैगिंग इंडिकेटर बिजनेस साइकिल को कंफर्म करके बताता है कि पास्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ था वो कंफर्म करके बताता है। एमसीक्यू आगे इसके एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के बाद अनएम्प्लॉयमेंट देखने को, मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्टेज जब चल रहा है उसके बाद लेटेस्ट स्टेजेस में दिखेगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स, हमारे प्रॉफिट बढ़े या कम हुए, बिजनेस खत्म होने मतलब ईयर एंड होने के बाद ही पता चलेगा ना प्रॉफिट बढ़े कि कम हुए। तो लैगिंग इंडिकेटर है ना। वैसे ही हमें कितना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगा पर यूनिट ऑफ आउटपुट, तो पूरे साल भर में प्रोडक्शन करने के बाद हमें पता चलेगा कि पर यूनिट का हमें लेबर कॉस्ट कितना लगा, है ना। देन इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि प्राइसेस से रिलेटेड होता है। अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ता है तो हम बोलते हैं महंगाई बढ़ेगी। तो ये इंडेक्स के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ते हैं इकोनॉमी में चीजों के, ये इंडेक्स के गिरने से चीजों की प्राइसेस गिरती हैं। तो ये भी लैगिंग इंडिकेटर का एग्जांपल है। बढ़ते आगे नेक्स्ट देखेंगे, आखिरी चीज कोइंसिडेंटल या कॉन्करेंट इंडिकेटर्स। क्या होते हैं ये कि हमारे इकोनॉमी में जो करंटली चल रहा है उसको डिस्क्राइब करके देता है ये। तो ध्यान देंगे, तो दे कोइंसाइड और अकर साइमल्टेनियसली विद बिजनेस साइकिल मूवमेंट्स, दे डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ बिजनेस साइकिल। अभी करंटली इकोनॉमी में कौन सा स्टेज चल रहा है ये कोइंसिडेंटल इंडिकेटर बताता है। समझ रहे हो बात, बताइए ये बात समझ में आगे, बताइए इसका क्या आंसर है, बताइए जीडीपी। जैसे इसका एग्जांपल क्या, जीडीपी। जैसे कॉन्ट्रैक्शन स्टेज के साथ साथ जीडीपी की वैल्यू गिरती है, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। एक्सपांशन स्टेज के साथ साथ जीडीपी की वैल्यू बढ़ती है, कोइंसिडेंटल इंडिकेटर। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन सेम वही जीडीपी से रिलेटेड है। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी एक्सपांशन स्टेज होता है। तो एक्सपांशन स्टेज के साथ साथ, तो इसमें याद रखेंगे संग एक्सपांशन स्टेज के संग प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर, है ना। इन्फ्लेशन भी यहां पे बोला कोइंसिडेंटल। देन सेल्स, हमारा सेल्स है ना, सेल्स हो गया, स्टॉक मार्केट प्राइसेस हो गए। सेल्स क्या है, जैसे एक्सपांशन स्टेज आएगा तो उसके संग सेल्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो कोइंसिडेंटल इंडिकेटर याद रहेगा। चलिए, तो इंडिकेटर्स का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम आते हैं जल्दी से फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल पे। आ जाइए, जल्दी से आ जाओ फास्ट। फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल, प्लीज ध्यान दीजिए बेटा प्लीज। अगले सेशन में खत्म हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना। अभी जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। डन, आ जाओ। सो ध्यान देंगे। अब आखिरी, इस आज के दिन का आखिरी पॉइंट देखेंगे, फीचर्स ऑफ बिजनेस साइकिल के बिजनेस साइकिल कैसे होते हैं। जल्दी हो जाएगा, ध्यान दीजिए। बोलते हैं बिजनेस साइकिल अकर्स पीरियडिकली एंड बट दे डू नॉट एग्जिबिट द सेम रेगुलरिटी, है ना। तो क्या बोल रहे हैं ये, देखो आपका एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्शन ट्रफ, एक्सपांशन पीक कॉन्ट्रैक्ट, ये चलते तो जाएगा लेकिन सेम रेगुलरिटी के साथ होगा ऐसा नहीं। मतलब पिछली बार 6 महीने के लिए एक्सपांशन चला, अभी भी 6 महीने के लिए चलेगा, ऐसा नहीं होता। तो सेम रेगुलरिटी से चलेगा ये पक्का नहीं है, पर होगा जरूर, वो होगा जरूर। बोलते हैं द ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ द फ्लक्चुएशन में वेरी, है ना। तो पिछली बार 6 महीने के लिए आया था एक्सपांशन, मतलब पिछली बार ड्यूरेशन एक्सपांशन का 6 महीने था। अब अगले साइकिल में जब एक्सपांशन आएगा तो 6 महीने के लिए रहेगा, जरूरी नहीं। इंटेंसिटी, पिछली बार एक्सपांशन स्टेज आया था तब 2% से जीडीपी बढ़ा, अब अगली बार एक्सपांशन आएगा तो फिर से 2% से जीडीपी बढ़ेगा, जरूरी है नहीं। तो ड्यूरेशन और इंटेंसिटी चेंज हो सकता है हर बार, हाँ, बट ये पक्का है कि ये चलते तो जाएगा साइकिल, बस ये चीज पक्की है। आगे बढ़ेंगे, आगे अगली बात बोलते हैं द फेजेस, बोलते हैं द फेजेस सेल्डम डिस्प्ले स्मूथनेस एंड रेगुलरिटी। सेल्डम मतलब क्या, कभी कभार। सेल्डम का मतलब क्या है, कभी कभार। बोलते हैं कभी कभार ही ऐसे देखने को मिलता है कि एकदम रेगुलरिटी के साथ चल रहा है, मतलब
हमेशा सेम सेम ड्यूरेशन का चल रहा है, ऐसा कभी कभार ही देखने को मिलता है, ऐसा बोल रहे हैं, है ना, वरना जनरली इसके ड्यूरेशन और इंटेंसिटी में वेरिएशन आते ही आते हैं हमेशा, ऐसा बोल रहे हैं। नेक्स्ट बोलते हैं जनरली बिजनेस साइकिल ओरिजिनेट इन फ्री मार्केट इकोनॉमीज। ये एमसीक्यू आता है बेटा, बिजनेस साइकिल्स चलने के लिए, इसके फेजेस आने के लिए प्राइस मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस मैकेनिज्म क्या था? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस। प्राइस मैकेनिज्म क्या था बेटा बताइए? डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस। याद है ना, मैं बोल रहा था जब डिमांड बढ़ रहा था, फिर एक्सेस डिमांड के वजह से प्राइसेस बढ़ेंगी, फिर धीरे धीरे क्या डिमांड जब गिरेंगी तो सप्लाई उतना है बट डिमांड ज्यादा गिर रहा है तो प्राइसेस पर डाउनवर्ड प्रेशर आता है। ये क्या है? ये प्राइस मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं। तो जिस इकोनॉमी में हम प्राइस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे वहीं पे बिजनेस साइकिल देखने को मिलेंगे। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल आ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी में हम प्राइस मैकेनिज्म के हिसाब से चलते ही नहीं है, गवर्नमेंट ही सारे डिसीजंस लेता है। तो ये एमसी को आ सकता है कि आपका बिजनेस साइकिल सिर्फ फ्री मार्केट इकोनॉमीज में ही वर्क करता है। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं? हाँ सर, चाइना में हमारे तो बुक में सर स्टार्टिंग में लिखा है सर कि चाइना में तो आया था। आप फिर से आपने चैप्टर 1 मुझसे नहीं पढ़ा है 100%। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो मैंने पहले ही समझाया है, कोई भी कंट्री प्योरली सोशलिस्ट या प्योरली कैपिटलिस्ट होती ही नहीं है। हर एक कंट्री मिक्स्ड इकोनॉमी के जैसी ही होती है। बस जैसे यूएसए यूके में कैपिटलिज्म के कुछ ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, चाइना में सोशलिज्म के ज्यादा फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको उसका एग्जाम्पल मानते हैं। समझ लो, लेकिन वो भी प्योरली सोशलिस्ट नहीं है। समझ मारी बातें? बातें समझ मारी बेटा? एक यस, चलिए आइए वापस आएंगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा? हाँ आ रही है, चलो ठीक है, वापस आएंगे। बोलते हैं कैप, हाँ ये एमसीक्यू आता है कि कौन सी इंडस्ट्रीज ज्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल से? कैपिटल गुड्स एंड ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स आर डिसप्रपोर्शनेटली अफेक्टेड। ज्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल से। क्यों? क्योंकि जब लोगों की इनकम गिरती है ना तो फर्म्स वाले ज्यादा मशीनरी नहीं खरीदेंगे। जो लोगों की इनकम गिरेंगी तो हम कार, टीवी, एसी, घर ऐसे ड्यूरेबल गुड्स नहीं खरीदेंगे। तो कैपिटल गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स और कैपिटल गुड्स की इंडस्ट्री ज्यादा अफेक्ट होती है बिजनेस साइकिल से। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर के बीच में इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा अफेक्ट होता है बिजनेस साइकिल से, है ना। हम जो है इंडस्ट्रीज जो चीजें बनाती है, फैक्ट्रीज जो चीजें बनाती है वो कम खरीदेंगे, पर एग्रीकल्चर सेक्टर बनाता है खाना, ये तो हमें जितना लगेगा उतना खरीदेंगे ही ना। तो बोलते हैं बिजनेस साइकिल की वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा अफेक्ट होता है। याद रखेंगे, एमसीक्यू आता है। नेक्स्ट बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन है, मतलब प्रोसेस, एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। दे डू नॉट हैव यूनिफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक। याद रखेंगे कि हर बार इसके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके सेम कॉजेस नहीं होते हैं। याद रखेंगे चीज, ठीक है। इसमें एमसीक्यू स्टडी मटेरियल में दिया है। आगे बोलते हैं रेपरकशंस ऑफ बिजनेस साइकिल गेट साइमल्टेनियसली फेल्ट ऑन नियरली ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल्स। बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल का जो असर है, रेपरकशन मतलब बिजनेस साइकिल का जो असर है वो धीरे धीरे सारे इकोनॉमिक वेरिएबल में देखने को मिलता है। मतलब क्या कॉन्ट्रैक्शन स्टेज में सिर्फ प्रोडक्शन गिरता है? नहीं, प्रोडक्शन के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी गिरता है, जॉब भी कम होती है, लोगों की इनकम गिरती है, चीजों की डिमांड गिरती है, सेल गिरता है, प्रॉफिट गिरता है। एक साथ सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स पे बिजनेस साइकिल का असर देखने को मिलता है। आगे बोलते हैं ये कंटेजियस इन नेचर होते हैं। जैसे कोरोना की जो बीमारी थी वो भी कंटेजियस थी, आसानी से फैलता है ये, एंड इट इज इंटरनेशनल इन कैरेक्टर। बोलते हैं समझो अगर इंडिया और यूएसए के बीच में क्या है, हम ट्रेडिंग करते हैं, तो इंडिया से कुछ गुड्स हम एक्सपोर्ट करते हैं यूएसए में, और यूएसए से कुछ गुड्स खरीदते भी होंगे, इंपोर्ट भी करते होंगे। समझो यूएसए में अगर कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो हमारे कंट्री से जो वो गुड्स खरीदते थे वो कम खरीदेंगे। तो एक कंट्री में अगर कोई कॉन्ट्रैक्शन या कुछ होता है तो उसका असर बाकी कंट्रीज में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कंट्रीज जो है इंटरनेशनल ट्रेड के वजह से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से कनेक्टेड होती है, इसीलिए। तो बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल इंटरनेशनल कैरेक्टर होते हैं, मतलब
एक कंट्री में कुछ होता है तो उसका असर बाकी कंट्री में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट आखिर देखेंगे कि बिजनेस साइकिल के सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑन दी वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी। इसमें मैंने बताया था कि यूएसए में आया था एक बार डिप्रेशन 1930 के समय, ग्रेट डिप्रेशन उसका नाम है। बेटा इतनी बुरी हालत हो गई थी वहां पे, कुछ लोगों ने तो सुसाइड तक कर लिया था। आप सोचिए कितना ज्यादा सीवियर असर पड़ता है बिजनेस साइकिल का। आप सोचो ना, अगर बहुत समय से जॉब ही नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, खाने को है ना, खाने को घर में खाना नहीं है, तो कितना आपको डीपली अफेक्ट कर सकता है ये बिजनेस साइकिल। तो इससे बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल का सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं ऑन द वेलबींग ऑफ सोसाइटी। बस अब हमारा लास्ट टॉपिक है ये कॉजेज ऑफ बिजनेस साइकिल, जो हम हमारे कल के सेशन में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो कल हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। ओके चलिए, सो गाइज आई होप कि आपको हमारे आज के इस वीडियो में आया होगा मजा। यार मैं चाहता हूं कि अब आपका इमेज और आपका नाम आए इस हमारे सीए फाउंडेशन जून 2023 के रिजल्ट में। जैसे कि इस बार परनीत ने, हरित ने इतने ज्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, 44 स्टूडेंट्स ने 90+ मार्क स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं अब आपका नाम भी इसमें आना चाहिए। एंड आप दोस्तों हमारा मंजिल 2.0 बैच ज्वाइन कर सकते हैं अकेडमी प्लस पे, या तो आप मेरा ये इंडिविजुअल कोर्स ले सकते हैं। इनकी लिंक्स मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन लेते वक्त, राइट। प्लस या आइकॉनिक का कोई भी सब्सक्रिप्शन ले, मैंने आपको इसके डिफरेंसेस आपको मैंने बता दिए थे। आप जो है मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे। जितने भी ये मैं फ्री सेशंस ले रहा हूँ उसकी लिंक मैं डलवा दूंगा यहाँ पे bit.ly/mbsunacademy। एंड अनअकैडमी में कोई भी सब्सक्रिप्शन में अगर आपको डिस्काउंट चाहिए तो आप MB सर कोड यूज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करके बताना कि आपको मुझसे बढ़ के कैसा लगता है। अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स गाइस, बाय बाय। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।